स्वागत है सभी का दोस्तों। ये हमारी बायोलॉजी की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेल, कोशिका। देखिए, बायोलॉजी की पूरी आप ये सीरीज देखना। इसमें हमने जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बायोलॉजी में एग्जाम, उन सभी को कवर किया है। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे आप क्लियर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, वैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि मूलभूत जो इकाई है, सबसे छोटे से छोटा पार्ट जो किसी भी जीव का होगा वो कोशिका है, सेल है। बाकी यहाँ पर है लिखा हुआ, देखते हैं। जीवधारियों की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये वर्ड दोनों ही दे दिए जाते हैं कि जीवधारियों की आधारभूत संरचना किसे कहा जाता है। तो किसे कहेंगे? कोशिका या सेल को कहेंगे। या फिर मूलभूत या कार्यात्मक कार्यात्मक जो इकाई है वो किसे कहा जाता है? सेल को कहेंगे। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, हमने देखा था पिछली क्लास में भी। और जब सेल का एक ग्रुप हो जाता है फिर वो टिश्यू या उत्तक बन जाता है। और कोशिका का अध्ययन, देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहला जाता है? साइटोलॉजी हमारा कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। बहुत बार ये एग्जाम भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में हुई और ये किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अब इसमें भी दो चीजें हैं। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोज की गई थी वो एक मृत कोशिका की खोज की गई, पर क्योंकि सबसे पहले खोज इन्होंने की तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आती है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। तो ये 1674 ईस्वी में हुई और एंटनी बॉन ल्यूवेनहोक इनके द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोशिका सिद्धांत को देखते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत जर्मनी के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इनमें जो वैज्ञानिक हैं, एक तो है एमजे स्लाइडेन और दूसरे जो हैं वो है हमारे थियोडोर स्वान। एक है एमजे स्लाइडेन और एक है थियोडोर स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा ये सिद्धांत कुछ दिए गए। अब इन सिद्धांत में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे पूछ ली जाती हैं वो है हमारी, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? एक कोशिका से हुई है। ये हम समझ ही गए क्योंकि मूलभूत जो इकाई है, कार्यात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका ही है। तो कोशिका नहीं होगी तो जीव का बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो उत्पत्ति कोशिका से हुई है, ये बात आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो या तो एक कोशिका का बना होगा क्योंकि मूलभूत इकाई वो है, कम से कम एक कोशिका तो चाहिए ही, या फिर बहुत सी कोशिकाओं से बनेगा। पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि एक कोशिका वाले जगत और बहुकोशिकीय वाले जगत, उन्हें आने वाली क्लासेस में और विस्तार से पढ़े। जैसे कि हमारा जो मानव होता है वो बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है, देखिए प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं। स्वतंत्र इकाई होती है प्रत्येक कोशिका, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। स्वतंत्र तो है पर आपस में मिलकर काम करती है और एक जीव का निर्माण होता है। चलिए आसानी से याद रखते हैं। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, वही मुख्य कार्यकर्ता होता है। जिस प्रकार से अगर हम देखें अपने क्रियाकलापों में तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा मस्तिष्क है, माइंड है, उस तरीके से ही न्यूक्लियस जो है वो एक तरीके से मुख्य कार्य करता है सेल का, केंद्रक या न्यूक्लियस। अब हम सेल के पार्ट पढ़ेंगे एक एक, केंद्रक में पढ़ेंगे, और भी जो पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं सभी को पढ़ते हैं। इसके पहले यहां से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे छोटी कोशिका अगर पूछी जाए हमसे तो वो माइकोप्लाज्मा है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका हमसे पूछी जाएगी तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है।
फिर आता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। ये सबसे छोटी कोशिका है। ये नहीं कि मानव शरीर में किसी भी जीव जंतु हो, कुछ भी हो, तो ये वो सबसे छोटी कोशिका जो इस धरती पर ज्ञात है हमें, है ना। क्या पता इससे छोटी भी हो, पर हमें ज्ञात नहीं। जो सबसे ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अगर कोशिका पूछी जाएगी, सेल, तो वो हमारा शुक्राणु है, स्पर्म। ये हमारी सबसे छोटी इकाई है मानव शरीर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, ये सबसे बड़ी कोशिका थी ब्रह्मांड में, धरती में, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी इकाई है वो हमारा अंडाणु, ओबियम कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ये था बड़ी कोशिका, और ये है लंबी, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा। तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन। ये मानव शरीर की सबसे लंबाई में, लेंथ वाइज सबसे लंबी है। आगे चलते हैं। देखिए ये जंतु कोशिका का चित्र है। अब जंतु कोशिका, यहाँ पर हमें अलग अलग कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। तो कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका, या कोई भी कोशिका होगी, पादप कोशिका भी, वो भी अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है इसमें पादप कोशिका में। तो हम पहले जंतु कोशिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो पादप कोशिका में एक दो चीजें एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, उन्हें पढ़ लेते। आइए सबसे पहले देखें तो जो ये कोशिका है, ये जो ये हम चित्र देख रहे हैं अभी, डायग्राम, ये कोशिका का है। तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होगा, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हमें, तो ये जो है हमारा, ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है। आगे चलते हैं। अब इस कोशिका जो बनी, इसमें कुछ तो उपस्थित होगा जिसके द्वारा इसका पूरा यहाँ का आवरण बना होगा। ये किसी चीज से तो घिरा होगा, सारा का सारा, जो ये सारा का सारा घिरा हुआ है, ये एक प्रकार के द्रव्य से घिरा हुआ, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका सबसे भारी, तो वो है कोशिका झिल्ली, सबसे भारी आवरण। उसमें जो उपस्थित है, सारे में जो उपस्थित होगा, वो कोशिका द्रव्य है। फिर जो उसका केंद्र है, न्यूक्लियस, जो कि मस्तिष्क भी है या मुख्य कार्यकर्ता भी है, वो केंद्रक है। फिर केंद्रक के पास ही ये कुछ इस प्रकार की हमें अंत प्रद्रव्य जालिका दिखाई पड़ती है। इन्हें एक बार सिर्फ वैसे ही देख रहे हैं हम, एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे अभी। जस्ट ये इस प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कुछ ऐसा है। फिर है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करती है, इस प्रकार की होती है। फिर है तारकाय। तारकाय ये बेलनाकार का होता है, या फिर तार की तरह इसकी आकृति है, इसलिए इसे तारकाय कह देते हैं। और ये हमारा गोल्जिकाय है। अब ये हमने जंतु कोशिका देखी, तो ये पादप कोशिका। इनमें अगर इनकी संरचना को देखें तो इनके आकार में अंतर है। जंतु कोशिका जो होती है हमारी, ये एक गोल आकार की होती है, और जो हमारी पादप कोशिका होती है, ये एक वृत्त आकार की होती है। चलिए अब सबसे पहले कोशिका झिल्ली से स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। देखिए कोशिका का सबसे बाहरी वो था ना ये आवरण, तो सभी कोशिका के सभी अवयव जो हैं, जो भी उसका कंटेंट है, एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। जो भी उसमें चीजें हैं शामिल, सारी सब चीजें वो किससे घिरी हुई हैं, एक झिल्ली से। उसे ही हम झिल्ली को कोशिका झिल्ली कह देते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है, देखे किसमें होगा, जंतु कोशिका में तो होगा ही, पादप कोशिका में भी होगा। और कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ पर नियंत्रण करता है। ये कोशिका झिल्ली का जो महत्वपूर्ण काम है, ये इसके अंदर जो एंट्री करेगा जो चीज, उस चीज का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है उस चीज को, कि क्या इसके अंदर जाना चाहिए क्या। और कोशिका झिल्ली जो है, ये अर्धपारगम्य, सेमी पेरियमल प्रकार की होती है। मतलब अर्धपारगम्य का मतलब इसमें कुछ चीजें तो जा सकती हैं, एंटर कर सकती हैं, और कुछ चीजें नहीं कर सकती। कुछ कर सकती हैं एंटर, और कुछ नहीं, है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना है। मतलब क्या चीज तो अंदर जाएगा और क्या नहीं जाएगा, उसे ही अर्धपारगम्य
कह देंगे। नेक्स्ट है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, देखिए ये हमने अभी देखा था कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिका में होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया जाता है कि ये कोशिका भित्ति के बारे में पूछा जाता है कि किसमें उपस्थित होती है, किसमें होती है हमारी, ये हमारी पादप कोशिका, और इस ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यह कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए पादप कोशिका, सबसे पहले देखो अगर हम पादप को देखें तो थोड़े हार्ड टाइप के होंगे, कठोर तरीके के होते हैं ना, तो उनको एक रिजिड कठोर आकार देने के लिए, थोड़ी आकृति उनकी कठोर बनाने के लिए उसमें अहम योगदान देती है ये हमारी कोशिका भित्ति, उसे रिजिड प्रकार का आकार आकृति देने के लिए। और ये बनी हुई किसकी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। और यह पेड़ों को, ये लिखा हुआ भी है, कठोरता प्रदान करती है। अब यहां से देखो ये क्वेश्चन बनते हैं, कोशिका भित्ति का प्रकार है ये। देखिए जंतु की जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और पादप की जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। ऐसे ही अगर जीवाणु की पूछ लिए तो जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु की इससे बनी हुई होती है, और कवक की हमारी काइटिन से बनी कोशिका भित्ति होती है। तो ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन्हें भी हमें नोट डाउन करना, याद रखना। आगे चलते हैं, केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोशिका का, न्यूक्लियस। अब ये कोशिका के मध्य में एक रचना है जिसे केंद्रक कहते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, हमने देख लिया था। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, यह भी देख लिया था। और यह प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी नियंत्रित करता है, और इसी को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। कोशिका का जो केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और यह 1831 में की गई थी, यह भी याद रखना है। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक में जो गुणसूत्र हमने पढ़े हैं, और डीएनए और आरएनए, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, 10th में भी है। तो ये जो है ये हमारे केंद्रक में ही होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें जो है 70 से 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है, बाकी 10% इसमें डीएनए होते हैं। तो 90% तो इतना हो गया लगभग। बाकी 2-3% आरएनए उपस्थित होता है, और बाकी बचा हुआ 3 से 5% लिपिड इसमें होता है। ये भी हमसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका का अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जो कोशिका के अंदर है उसकी आंतरिक सहायता के लिए हमारी प्रद्रव्य जालिका है, अंतः इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसकी खोज जो है ये कुछ है, कैथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट कुलम, इनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो चिकनी है, स्मूथ, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कह देते हैं, और दूसरी है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसे RER कह दिया जाता है। तो जो स्मूथ वाली है यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों के संश्लेषण में सहायक होती है। ये याद रखेंगे, क्या याद रखना है, चिकनी वाली में कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण के लिए उपयोगी है ये। और जो रफ वाली है RER, ये हमारी एक तो प्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण जो हैं वो हैं। एक प्रद्रव्य जालिका जो है उसके ऊपर ये छोटे छोटे कण जो दिखाई दे रहे हैं, खुरदरे, इसी वजह से इनका नाम पड़ा है रफ। ये ऊपर इसके उपस्थित होते हैं छोटे छोटे खुरदरे कण, जिन्हें राइबोसोम भी कहते हैं। इसे राइबोसोम के नाम से भी जाना जाता है, किसे, जो RER प्रकार का है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। और ये जो है राइबोसोम इसे कहते हैं, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये दोनों याद रखना है, राइबोसोम
RER वाला राइबोसोम कह देते हैं इसे, और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो चिकनी वाला है SER, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है। दोनों को याद रखना। अब पढ़ते हैं चलिए राइबोसोम। राइबोसोम अभी हमने देखा, ये प्रद्रव्य जालिका के ऊपर क्या है, छोटे छोटे खुरदरे कण हैं। ये तो हो गया राइबोसोम। देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ये पाया जाता है। खोज इसकी जॉर्ज ई प्लेड ने की थी। जॉर्ज ई प्लेड के द्वारा की गई थी इसकी खोज। और ये कोशिका का सबसे छोटा भी अंग, ये कोशिका का सबसे छोटा अंग भी यही है। कौन? राइबोसोम। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। अभी हमने देखा था ना पीछे, ये क्या करता है पिछली स्लाइड में, कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ भी है कि प्रोटीन का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य। आगे चलते हैं। अब राइबोसोम के प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार के राइबोसोम के प्रकार हैं। पैनिक नहीं होना है, आसानी से याद रखा जा सकता है इसे। एक तो है पहला प्रकार जो है 70S प्रकार का है। ये आकार के आधार पर है। एक तो है 70S आकार और दूसरा है 80S आकार। अब 70 और 80, देखिए 70 छोटा है, 80 बड़ा है, तो इसी से याद रखा जा सकता है। 70S जो है छोटे आकार वाला है और 80S बड़े आकार वाला है। ये पाए जो जाते हैं, देखिए छोटे जो जीव होते हैं, छोटे जीव जंतु, तो उनमें ही छोटे वाला पाया जाता है। सीधा ही है ना। माइट्रोकाइंड्रिया हुआ जैसे और बैक्टीरिया हुआ, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होगा। और जो हमारे विकसित या बड़े जीव जंतु होते हैं बड़े आकार में, या बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उनमें 80S प्रकार का हमारा राइबोसोम होता है। विकसित पौधे हुए या जीव जंतु जो है ना, ये तो बड़े ही आकार में होते हैं, तो 80S या बड़े आकार वाला राइबोसोम इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है माइट्रोकाइंड्रिया। माइट्रोकाइंड्रिया, इसकी खोज 1880 में हुई और कोलिकर ने ये खोज की थी। और इसे क्या कह दिया जाता है? कीटों की रेखित पेशियों में। अच्छा, ये जो खोज की गई थी कीटों की रेखित पेशियों में, कीट कीट जो होते हैं हमारे, उनकी पेशियों में सबसे पहली बार उन्होंने कोशिका को देखा था, सेल को देखा था। और 1890 में एल्टमैन ने कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इनका नाम बायोब्लास्ट रखा। कोशिका का अगर बायोब्लास्ट पूछ लिया जाए हमसे क्या है, तो ये कोशिका का ही नाम है, बायोब्लास्ट। और ये किसके द्वारा रखा गया था? एल्टमैन के द्वारा। और 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइट्रोकाइंड्रिया रखा। सॉरी, मैंने ऊपर कोशिका बोल दिया, कोशिका नहीं, माइट्रोकाइंड्रिया का नाम ही बायोब्लास्ट है। और माइट्रोकाइंड्रिया नाम देखिए सबसे पहले देखा था कोलिकर ने माइट्रोकाइंड्रिया को, और एक कीट की पेशी में देखा और रेखित पेशी में। एल्टमैन ने इसकी उपस्थिति पाई सबसे पहले और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। फिर 1898 में सी बेंडा के द्वारा माइट्रोकाइंड्रिया का नाम माइट्रोकाइंड्रिया रखा गया। तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार संरचना है, रचना। ये हम यहाँ पे आकार देख सकते हैं, इसका गोलाकार तरीके से है, थोड़ा गोलाकार ही है। और माइट्रोकाइंड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो झिल्ली हैं जिससे ये घिरी हुई है, एक तो ये झिल्ली है और दूसरी ये झिल्ली। तथा इन उभारों को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो डबल हमारे संरचना है, दोहरी झिल्ली जो है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये भी याद रखें। आगे चलते हैं। देखिए माइट्रोकाइंड्रिया को कोशिका का ऊर्जा हाउस, पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइट्रोकाइंड्रिया में ही कोशिका की ऊर्जा के बनने का काम होता है ना, क्योंकि यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस कह दिया जाता है। देखिए माइट्रोकाइंड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन, ये हमने देखा ना, पावर हाउस, ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए पावर उत्पन्न होती है यहाँ पर। और पावर उत्पन्न कैसे होती है? एटीपी का निर्माण होता है यहाँ पर। एटीपी की देखिए फुल फॉर्म होती है एंडोसिन ट्राइफास्फेट
फास्फेट। एंडोसिन ट्राइफास्फेट इसकी फुल फॉर्म है, एटीपी सुना होगा वैसे आपने। इसका निर्माण होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भोजन का ऑक्सीकरण करता है, तो इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूवे ने की थी। ये लाइसोसोम की यहाँ पर आकृति है, और ये जो इसका मुख्य काम है वो पाचन का काम करना है, डाइजेशन का जो काम करता है वो लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। और कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता, अगर कोशिका के अंदर अभी हमने इतने अंग देखे, अगर इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है, ये उसको नष्ट कर देता है। अगर कोई भी अंग कोशिका का इनमें से सुचारू रूप से काम नहीं करता तो ये उसको नष्ट कर देता है उस अंग। और जब अगर पूरी कोशिका ही कार्य करना ही बंद कर दे, पूरी कोशिका का ही जो फंक्शन है वो बंद हो जाए, तो क्या करता है, ये अपने आप को फाड़ देता है, ये फट जाता है। और फट जाता है तो पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है, या फिर ये कोशिका के अंग को नष्ट कर सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, या सुसाइड बैग भी इसे कहा जाता है। ये इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। गोल्जी काय की भी खोज 1898 में हुई थी, और कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी इसकी खोज। इनकी जो खोज है वैसे ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, जो इनके मुख्य कार्य है एग्जाम में अधिकतर वे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोशिका के अंदर पाचन का काम जो करता है, तो ये पूछा जा सकता है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। और आत्महत्या की थैली, क्योंकि यही काम को प्रदर्शित कर रहा है ना, क्योंकि ये कोशिका को नष्ट कर देता है। तो जो उनके कार्य होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। खोज वगैरह नहीं, ना मात्र कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, बाकी याद तो करना ही है। यह पदार्थों का परिवहन का काम करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी। देखिए अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, कि ये पाचन का काम करता है। इसके पहले देखा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करती है, पावर हाउस कहते हैं इसलिए। अब ये ऊर्जा हुई, ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनी, और पाचन जो हुआ वो लाइसोसोम में। तो ऊर्जा वहां से वहां तक गई, तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, तो वो हमारा गोल्जी काय उसके लिए जिम्मेदार है। यही हमारा एक अंग से दूसरे अंग तक चीजें को लेके जाता है, और इसलिए इसे, क्योंकि यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। और ये गोल्जी काय की यहां पर हम संरचना देख सकते हैं। नेक्स्ट है तारक काय, सेंट्रोसोम्स इसके इंग्लिश में कहा जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाता है, जो ये तारक काय है जंतु में ही पाया जाएगा। बेलन की तरह आकृति है, ये तो हमने देख ही लिया था। यह केंद्रक के पास मौजूद है, केंद्रक जो हमारा केंद्रक है उसके पास ही मौजूद रहती है। और ये किस काम में सहायक होती है, कोशिका के विभाजन में सहायक होती है। अब कोशिका विभाजन क्या है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। पर देखिए क्योंकि शरीर हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, एक या बहुत ज्यादा, तो एक कोशिकीय भी हैं कुछ, तो बाकी बचे हुए सब अधिकतर बहुकोशिकीय ही है। तो अब ये कोशिका कैसे बनती है, कैसे उनका विभाजन होता है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर इस क्लास में पढ़े तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। याद रखना है तारक काय हमारा जिम्मेदार है किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए। बेलनाकार आकृति है और इसकी पोजीशन जो है केंद्रक के पास है। नेक्स्ट है हमारा रसधानी, वैक्यूलस। ये निर्जीव रचना, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। यह एक झिल्ली से घिरा हुआ तरल पदार्थ है और निर्जीव रचना है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, अभी तो देखा हमने, पदार्थ मतलब द्रव्य पाया जाता है, जिसमें कोशिका रस कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, ये रस जो है, ये पदार्थ जो है, ये कोशिका रस के नाम से जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है रसधानी, रस को रखने वाला कोई, है ना, धारण करने वाला, रसधानी।
कोशिका रस में जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट ये प्रमुख और भी इसमें पाए जाते हैं। प्रमुख जो है एक तो जल है, खनिज लवण है और कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें इसमें उपस्थित होती है। देखिए मानव को हमारा शरीर जो बना हुआ है सबसे ज्यादा मात्रा में जल से बना हुआ है, और फिर हमें क्या चाहिए, खनिज लवण तो चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट हमारी दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे सहयोगी है जो, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है। इंस्टेंट जो ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो हमारे शरीर का मतलब ये छोटी छोटी सेल्स ही तो है, हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, तो जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है वही सबसे ज्यादा उपयोगी हमारे सेल्स के लिए भी है। तो जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, ज्यादा मात्रा में जो चीजें उपस्थित है वही हमारी इन सेल्स में भी उपस्थित है। रसधानी जंतुओं में छोटी होती हैं और पादपों में बड़ी होती है। देखिए जंतु जो अधिकतर हमारे होते हैं वो आकार में पादपों देखो, क्योंकि एक ऐसे याद रखा जाता है, ये बोल रहा है कि जंतुओं में तो ये छोटी है और पादपों में बड़ी है। देखो ज्यादा जो पादप होते हैं हमारे पेड़ पौधे, वे सारी चीजें अधिकतर पानी से ही लेते हैं, तो ये अधिक ज्यादा इनका आकार क्योंकि पानी का ही बना हुआ है। तो ऐसे याद रखा जा सकता है कि पादपों में बड़े आकार के हैं, या पादप हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो बड़े आकार के हो जाते हैं, तो ये पादपों में बड़े आकार के, ऐसे याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। नेक्स्ट है हमारा लवक, प्लास्टिड। अब लवक जो है, देखिए ये है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे पादप कोशिका पाया जाता है, और 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से लवक, इन्हें पढ़ेंगे आसानी से याद रखा जा सकता है, और एक बार जब पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा। पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है अवर्णित ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा है हमारा वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। पहले है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इसे देखते हैं। देखिए ये भोजन का निर्माण करता है और पत्ती तथा तनों में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो पादप की ही बात करेंगे, पत्तियों में और तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का क्या होता है, पर्ण हरित पाया जाता है इसके अंदर, तभी हमें हरित लवक, इसके रंग के कारण ही इसका नाम रखा गया है क्लोरोप्लास्ट। इसी की सहायता से क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, इसी की सहायता से पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। तो ये इसमें जो प्रमुख सहायता सहयोगी होता है वो हरित लवक सहयोगी होता है। पादप कोशिका की रसोई भी इसे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यही होता है, और प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही पेड़ पौधे हमारे भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि पादप कोशिका की रसोई लवक को कहा जाएगा, प्लास्टिड को कहते हैं, सॉरी हरित लवक को कहते हैं। नेक्स्ट है अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट। पहली बात तो अवर्णित इसके नाम से पता चल रहा है, वर्ण का मतलब रंग ही होता है, वर्ण का मतलब है रंग, तो अवर्णित है ये, मतलब बिना रंग का, तो रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। देखिए प्रकाश संश्लेषण हमारा किसके थ्रू होता है, सबसे मेन जो है वो प्रकाश ही है, इसका नाम ही प्रकाश संश्लेषण, और उससे भोजन बनता है। अब इसमें रंग नहीं है, अवर्णित है, तो इसमें रंग नहीं है, तो प्रकाश यहां पर नहीं पहुंचता, तभी ये रंगहीन है। और प्रकाश कहां नहीं पहुंचता, जैसे कि जड़ों में प्रकाश नहीं पहुंचता ना पेड़ पौधों के, और जो भूमिगत तना, बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि उनके तने धरती के अंदर भी होते हैं, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी। तो जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, एक तो भूमिगत तना हो सकता है और जड़ें, ये हमारे अवर्णित लवक से बने भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक भी कह दिया जाता है। ये क्या काम करता है, देखिए हमने हरित लवक देखा था अभी, वो तो भोजन का निर्माण करता है, रसोई घर है, और ये क्या करता है, ये संग्रहण का काम करता है, स्टोर का। नेक्स्ट है वर्णित लवक, यह रंगीन लवक होता है, इसके नाम से ही पता चलता है वर्णित, वर्ण रंग है, वर्णित मतलब रंग। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे बीज और पुष्प। पुष्प हमारे भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, और बीज भी अलग अलग रंग के होते हैं।
तो रंग है तो वर्णित लवक उसमें उपस्थित होगा। अब ये लवक जो बहुत बार पूछे गए हैं, देखो जो टमाटर है हमारा लाल रंग का होता है, ये किस लवक के कारण होता है? ये हमारा लाइकोपिन लवक के कारण होता है। इसमें टमाटर में लाइकोपिन नाम का लवक उपस्थित होता है, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। गाजर में पूछा गया है, गाजर कैरोटीन नाम के लवक के कारण ही उसमें जो उसका रंग होता है लगभग लाल रंग ही होता है। और नेक्स्ट है चुकंदर, चुकंदर विटामिन लवक के कारण उसमें चुकंदर का कलर आता है, जो हमारा थोड़ा डार्क रेड कलर का होता है। अब नेक्स्ट है, एक तो है सीलिया और एक है फ्लैगेला। सीलिया और फ्लैगेला, इनके आकार हैं 50 माइक्रोन है और 1 माइक्रोन है, ये इनके आकार हैं। ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। एक तो ये, यहां से वैसे क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, बस यहां से यही पूछा जाता है कि कहाँ होते हैं, कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, केवल जंतु कोशिका में। बस यहां से यही याद रखना है, सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में नहीं होते। इनकी इनकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, जिस प्रकार से बाल की आकृति होती है, कुछ ऐसे इनके ऊपर उपस्थित होते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए ये हमने पढ़ लिया कोशिका और कोशिका के अंग। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इन दोनों में अंतर करते हैं। अगर हमसे अंतर पूछ लिया जाए तो क्या अंतर है और क्या समानता है? देखिए सबसे पहले तो जंतु कोशिका हमने देखी गोल आकार की होती है, और जो पादप कोशिका है वो चौकोर आकार की होती है, वर्गाकार की होती है। और अभी हमने देखा सबसे लास्ट, इसमें सीलिया और फ्लैजेला उपस्थित होता है, किसमें? जंतु कोशिका में। तो ये जंतु कोशिका की विशेषता होगी। बाकी कोशिका भित्ति जो थी सिर्फ पादप कोशिका में थी, ये भी याद रखना है, या तो सभी रखना है। अंतर जो है वो देख रहे हैं, लवक, लवक भी केवल पादप कोशिका में होता है, जिसके कारण हमें रंग या रंगहीन प्रकार के उनके अंग बनते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, जो इनमें कॉमन है, केंद्रक, केंद्रक दोनों में होता है। कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम, ये दोनों में पाई जाती है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉयल, ये दोनों में होती है, रसधानी दोनों में। और तारक काय जो है ये भी दोनों में पाया जाता है। ये यहां से समानता और इनमें भिन्नता हो गई, यहां से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन बनते हैं। अब हमने अभी पीछे पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये कोशिका के ही प्रकार हैं। इनमें अंतर देख लेते हैं। एक तो हमने जो इनमें मेन अंतर देखा था, देखो चलो एक एक करके देखते हैं। यह कोशिका अर्ध विकसित होती है। प्रो जो है, ये नाम में तो प्रो है, पर ये विकसित नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को प्रो मानने लगते हैं पर विकसित नहीं हो पाते हैं। उसके पहले ही हम प्रो मान लेते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं कि बिना विकसित हुए ही, अर्ध विकसित ही अपने आप को प्रो समझ रहे हैं ये सेल जो है। और यहाँ पे जो यूकैरियोटिक है ये पूर्ण विकसित है, ये विकसित है, ये नाम से नहीं काम से प्रो है यूकैरियोटिक जो है। इसमें केंद्रक भी जो है अविकसित है। प्रोकैरियोटिक में ये नाम का ही प्रो है ना, इसमें केंद्रक अविकसित है और इसमें केंद्रक भी विकसित है। राइबोसोम जो है, इसमें 70S प्रकार का भी राइबोसोम के प्रकार देखे थे ना, 70S का था और 80S का। तो इसमें प्रोकैरियोटिक में नाम तो प्रो है, इसमें छोटा ही राइबोसोम है और इसमें बड़ा हमारा राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लोग इसमें कोशिका विभाजन भी काम नहीं हो रहा है। और जो हमारा यूकैरियोटिक है इसमें कोशिका विभाजन का काम होता है। नेक्स्ट है, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। स्वतंत्र तंत्र जो श्वसन जो होगा वो झिल्ली में होगा, श्वसन तंत्र जो होगा। और यहाँ पर जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, इसमें जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये याद रखना है। उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक जो है उन वो कोशिका बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इनकी बनी हुई है ना। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो पौधों में और जीव में जो है यूकैरियोटिक, ज्यादातर हमें यूकैरियोटिक प्रकार की पाई देखी जाती है अधिकता में। बाकी प्रोकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया वगैरह में और माइकोप्लाज्मा में इनमें देखने को मिलती है।
इनमें आंसर करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ से कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी परीक्षा में, सभी को याद किया। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों के आंसर, पहला क्वेश्चन है कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे। और दूसरा है किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज 1665 में की। और निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका बताते हैं ना। ये तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं। आंसर मैं देखूंगा कौन कौन सही दे पा रहा है, या आप याद कितना आपको याद हुआ इस क्लास को देखने में। इसके और भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस क्लास को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।